साथियों नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर बात किया जाए तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज की क्लास का चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है ऊर्जा स्रोत या यूं कहे सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत जो हैं, ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो आपको जितनी भी चीजें इस क्लास में बताई जा रही हैं, वो यूपी ट्रिपल एससी के टू द पॉइंट सिलेबस से बताई जा रही है। सिलेबस में जो चीजों का मेंशन किया गया है, उन चीजों को यहाँ आपकी क्लास में बताया जा रहा है। सबसे पहले अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो डिफेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद से आज की क्लास में हम लोग एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। किसमें? नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये हमारे इंपॉर्टेंट, ये सिलेबस में इन चैप्टरों को मेंशन किया है। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनर्जी वाला चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, ये इतने। और उसके बाद से अगर बात किया जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर की बात किया जाए तो बौद्धिक संपदा वाला जो चैप्टर है, इन इन चैप्टरों को हमें पढ़ना है। तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों का यही प्रयास है कि एक दिन में एक क्लास समाप्त कर दिया जाए। तो उस कड़ी में आइए आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ऊर्जा स्रोत के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारे ऊर्जा का स्रोत होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर हम लोग ऊर्जा के स्रोत की बात करें या सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो हमारे हमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा की बात करें, अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, किसकी? एनर्जी की अगर बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग इसको दो तरीके से बांट कर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर सकते हैं, यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात किया जाए तो हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा का परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत, या यूं कहें रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर हम लोग ऊर्जा को पढ़ते हैं तो एक को बोलते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं गैर नवीकरणीय स्रोत, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं गैर नवीकरणीय स्रोत, गैर नवीकरणीय स्रोत, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो इसको इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है उसको बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक को बोलते हैं हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत और एक को बोलते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। या इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं गैर परंपरागत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। और इसको बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एनर्जी,
ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी, इसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में परंपरागत, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, मतलब सोर्स के आधार पर अगर बात किया जाए, एनर्जी के सोर्स के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत और एक को बोलते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, या इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, या इसी को बोलते हैं गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। और दूसरे वाला जो होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। इस क्लासिफिकेशन से आपकी ट्रिपल एससी में एक प्रश्न पूछा जाएगा, आज मैं पेपर में बता दे रहा हूं, एक पक्का प्रश्न पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिएगा, एक प्रश्न यहां से आपको मिलेगा। चलिए, अब जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, अगर हम लोग उसको बात करते हैं, तो जो हमारा सोलर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, क्या बोलते हैं इसको, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो हमारा होता है, या जो हमारा एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा, जैव ऊर्जा, बायोमास, बायोमास ऊर्जा, ठीक है, बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या ये न्यूक्लियर एनर्जी या आणविक ऊर्जा, आणविक आणविक ऊर्जा, ठीक है, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब हमारे हैं। अच्छा, इसी में हम लोग और लिख सकते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ये सब बायोमास, बायोमास हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, आणविक ऊर्जा हो गया, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, पवन ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के कैसे स्रोत है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी। नाम से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, दूसरा अगर बात किया जाए, हम लोग जो पढ़ते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, इसको क्या कहा जाता है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है, जैसे अगर बात किया जाए, कोयला, कोयला से जो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, गैस से जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पेट्रोल से, पेट्रोल से जो हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है, डीजल से जो हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है, ये सब ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं, ये सब हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नाम से देखिए, नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिन्यूएबल, रीन्यू, दो अक्षरों से बना हुआ है, रीन्यू मतलब पुनः इसको नई प्राप्त किया जा सकता है, पुनः इसको बनाया जा सकता है। भाई सौर ऊर्जा है, क्या सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाली है, रिन्यू हमेशा होती रहेगी। इसी तरीके से पवन ऊर्जा, ये भी हमेशा रिन्यू होती रहेगी। री मतलब पुनः, न्यू मतलब नया, पुनः प्राप्ति इसकी होती रहती है। लेकिन कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ये सब एक बार इनके निर्माण में करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो नाम से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बायो ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब कैसे हैं, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अच्छा, दूसरा एक बात आप और याद रखिए, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। अब कहोगे कैसे, भाई शुरुआत में जब हम लोग पैदा हुए थे, या आज से 50 साल 60 साल पहले, ऊर्जा का जो स्रोत था वो क्या था, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल था। तो ये परंपरा की तरफ, मतलब पुराने परंपरा से चलते चले आ रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, कन्वेंशनल एनर्जी। तो अगर आपसे रिन्यूएबल एनर्जी ना देके पूछ लिया जाएगा कि कोयला जो होता किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है, तो आप बताएंगे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। भूतापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब कैसे हैं, ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हैं। इनकी पहले परंपरा नहीं थी, अब जैसे जैसे विश्व में विकास हो रहा है, उस तरीके से इनका यूज में आ रहे हैं, या ये बनाए जा रहे हैं। तो बात समझ में आ गई, ऊर्जा के दो स्रोत, यहां से क्लासिफिकेशन से एक नंबर पक्का पूछा जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल तनन नहीं लेना है, ध्यान से शांत दिमाग से इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक रहेगी बात, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी, वे माध्यम या संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम दैनिक जीवन, उद्योग, परिवहन आदि में उपयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, उसको मतलब ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। तो ऊर्जा के स्रोत
वे माध्यम जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाएगा। चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर बात किया जाए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी, कौन सा है ये? रीन्यू रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन आता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर या जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न, पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया कि बायोमास जो हमारा होता है, बायोमास एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है? तो आप कहेंगे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है। टाइडल यानी कि जलीय ऊर्जा, उसके बाद से जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, ये सब कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं? ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है, या इसी को बोला जाता है नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत इनको बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है अपरंपरागत या गैर परंपरागत, इसको लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? पूछा जाता है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ये होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान से तैयार कर लेनी, गलती नहीं करना है। प्रश्न में से ये भी नाम पूछा जा सकता है या ये भी नाम पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं लेना है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए दूसरा क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो समाप्त हो सकते हैं, तो ये जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं सीमित मात्रा में होते हैं और एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाते हैं और हजारों साल में बनते हैं, ठीक है, हजारों साल में बनते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत या इसी को बोला जाता है जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इन्हीं का दूसरा नाम हमने अभी पढ़ा है, जो गैर ये जो हमारे होते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोला जाता है या कन्वेंशनल एनर्जी बोला जाता है। कन्वेंशनल एनर्जी में कौन आता है? कोयला आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, ये सब किसमें आते हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। कंफ्यूजन आपको नहीं लेना है। चलिए, तो अब देखिए, तो कोयला हमारा क्या है? तो अब देखिए, अगर हम लोग जैसे कि कोयला को जला के, कोयला को जला के हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो कोयला भी क्या हमारा एक ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन कैसा ऊर्जा का स्रोत है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, या इसको कहें परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कोयला। तो कोयला एक ज्वलनशील जैविक ईंधन है जो देश में विकसित ऊर्जा संसाधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कोयला वास्तव में आधुनिक भौतिक सभ्यता का प्रमुख संसाधन है। भारत में कोयला के 4 प्रमुख शीर्ष उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश आते हैं। अब अगर बात किया जाए कोयला के प्रकार की, अगर हम लोग बात करें, तो सबसे बेहतर क्वालिटी का जो कोयला होता है, अगर कोयला की बात करें, तो कोयला में अगर हम लोग बात करते हैं, तो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा होता है हमारा बिटुमिनस कोयला, तीसरा होता है हमारा लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, और चौथा होता है हमारा पीट प्रकार का कोयला। तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पहली बात तो हम लोग ये समझ गए कि कोयला क्या है हमारा? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। कोयला जो होता है, कोयला से हम बिजली प्राप्त करते हैं, या कोयला हमारा क्या एक ऊर्जा का स्रोत है। और कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर हम लोग उसको 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार का कोयला होता है, जिसमें सबसे अच्छे प्रकार का जो कोयला होता है वो ए मतलब एंथ्रासाइट। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, ए मतलब सबसे पहले आता है ए, अच्छा ग्रेड है, ए ग्रेड अच्छा होता है, ए ग्रेड का कोयला है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंथ्रासाइट कोयला। तो एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट और पीट, सबसे बेहतर क्वालिटी का कौन होता है? एंथ्रासाइट। और सबसे बेकार क्वालिटी का कौन होता है? पीट होता है। एंथ्रासाइट में जो कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है वो इसमें लिखा हुआ है 80 से 90, तो लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको मान के चलेंगे 90 से ऊपर ही इसमें कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस कोयला, ये दो मतलब सेकेंड टाइप का कोयला होता है, इसमें 75 से 80% तक कार्बन पाया जाता है और इसमें 50% तक कार्बन पाया जाता है। और पीट जो होता है
ये सबसे बेहतर मतलब सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला होता है। अच्छा, इसलिए एंथ्रासाइट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोकिंग कोल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कोकिंग कोल। तो जो कोकिंग कोल होता है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, एंथ्रासाइट होता है। और इसी कोकिंग कोल से जो स्टील प्लांट होता है, स्टील के निर्माण में हम लोग इसी कोकिंग कोल का यूज करते हैं। भारत में ये कोकिंग कोल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है या ना के बराबर में पाई जाती है। तो हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं इस कोयला को, ठीक है? और दूसरे देशों से हम लोग इसको खरीदते हैं इस प्रकार के कोकिंग कोयला को, क्योंकि हमारे यहाँ एंथ्रासाइट नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार का क्वालिटी पाया जाता है। एक पाया जाता है बिटुमिनस कोयला, एक पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला। आगे जब आप जियोग्राफी पढ़े होंगे, तो जियोग्राफी में 2 प्रकार की चट्टानें पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे गोंडवाना क्रम की चट्टान और एक पढ़े होंगे टरसरी क्रम की चट्टान। तो जो हमारा लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो होता है, ये किस प्रकार की श्रेणी में पाया मतलब किस परत में पाया जाता है या ये जो पाया जाता है, ये टर्सरी क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर पाया जाता है? टर्सरी टर्सरी क्रम की चट्टान जो होती है, टर्सरी क्रम की चट्टान उसमें पाया जाता है। और ये जो हमारा बिटुमिनस कोयला होता है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पर? गोंडवाना क्रम की गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला। ये बात भी क्लियर हो गई। तो अब बिटुमिनस कोयला भारत में अगर बात किया जाए, तो टर्सरी क्रम की जो चट्टानें होती हैं, उसमें लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है और लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाएगा भारत में? भारत में ये पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, पूर्वोत्तर भारत में ये ज्यादातर इस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं या तमिलनाडु में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला कहाँ पर पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है मध्य प्रदेश, दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, यानी कि हम लोग उसको कह सकते हैं रानीगंज, ठीक है? जो कि वेस्ट बंगाल में है, कोयला की माइन है। उसके बाद से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सब जगहों पर जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। वो कहाँ पर पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो एक तरीके से कोयला क्या, हम लोग एक तरीके से इसके बारे में समझ चुके हैं, ठीक है? ये चीज़ है। इसको आप पढ़ेंगे वही टर्सरी क्रम में दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है गोंडवाना में। हमने जो बताया है वही सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पीट प्रकार की कोयला की बात करें तो यह कोयला का प्रारंभिक रूप है या जली हुई लकड़ी के रूप में मिलता है। इसमें आर्द्रता 80% तक पाया जाता है या मुख्यतः जलाने या खाद बनाने के काम में आता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं खनिज तेल। भाई खनिज तेल जो होता है इसी से हम लोग क्या निकालते हैं? इसी से हम लोग निकालते हैं पेट्रोल, इसी से हम लोग निकालते हैं डीजल, इसी से हम लोग गैस निकालते हैं। ये सब क्या है? ये सब भी हमारे ऊर्जा के स्रोत ही तो है। पेट्रोल को, डीजल को, गैस को, इन सबको जला के हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और कैसे ऊर्जा के स्रोत है? नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है या कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है। तो खनिज तेल पृथ्वी से प्राप्त करने वाला हाइड्रोजन एवं कार्बन का मिश्रण होता है। इसका हरा भूरा पीला रंग होता है, ये सब चीजें हैं लिखा हुआ। इसकी विभिन्न मात्रा अशुद्धियां मिली होती हैं, ये सब सारी चीजें इसको आप पढ़ते रहिएगा। ये बात यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं जो इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न हमने आपको बताया कि पहला प्रश्न क्लासिफिकेशन से पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें कहां से आपसे पूछा जाएगा? दूसरा प्रश्न आपको इसमें पूछा जाएगा कि जैसे कि भारत में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला से प्राप्त होती है, बायो से प्राप्त होती है, बायोमास से प्राप्त होती है, हाइड्रोजल विद्युत से क्या बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त होती है, ऑयल और इससे प्राप्त होती है, हाइड्रो प्लांट से प्राप्त होती है, सोलर से प्राप्त होती है, विंड से प्राप्त होती है। तो ये है हमारे ऊर्जा का स्रोत। ये हमारे ऊर्जा का स्रोत है। मतलब भारत में अगर बात किया जाए तो टोटल 500 गीगावाट के आसपास में टोटल ऊर्जा मतलब बनती है। टोटल अगर विद्युत की बात किया जाए, टोटल विद्युत की अगर बात किया जाए तो 472 गीगावाट के आसपास में भारत प्रेजेंट टाइम में इतना क्या करता है? विद्युत का उत्पादन करता है। जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो विद्युत का उत्पादन होता है वो किससे होता है? कोयला से होता है। कोयला से होता है, यानी कि भारत अपनी टोटल बिजली का 46% बिजली कोयला से प्राप्त करता है। दूसरा, भारत अपनी टोटल ऊर्जा का
2.45% ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो बायो पावर से प्राप्त करता है। ठीक है, जैव मास से ऊर्जा प्राप्त। भारत अपनी टोटल ऊर्जा का 10.81% किससे प्राप्त करता है? पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है। ठीक है, पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है, मतलब विद्युत जो 10.81% बिजली बनती है वो पवन ऊर्जा से। सौर ऊर्जा अगर बात किया जाए तो भारत अपनी टोटल विद्युत का 22.85% कहां से प्राप्त करता है? सौर ऊर्जा से बिजली बनाता है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाता है, प्राप्त करता है। स्मॉल हाइड्रो यानी कि लघु स्मॉल की बात किया जाए तो लघु जो हमारा हाइड्रो प्लांट होता है, जल विद्युत होता है, जो जल विद्युत होते हैं, लघु जल विद्युत प्लांट जो होते हैं, यहाँ से भारत अपनी टोटल ऊर्जा का 1.08 प्राप्त करता है। ऑयल और गैस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है भारत को वो 4.39% होती है। न्यूक्लियर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, न्यूक्लियर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 1.86% ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो आपका प्राप्त करता है न्यूक्लियर से। ठीक है, आणविक ऊर्जा से। हाइड्रो पावर प्लांट से जो ऊर्जा प्राप्त बिजली बनाई जाती है वो कितनी बनाई जाती है? 10.14%। और इसको आपको रट डालना है, एट इज इट आपको रट डालना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम बिल्कुल याद करें। चलिए, अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं भारत में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, भारत में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो दो तरीके से ऊर्जा बनाई जाती है। या तो नवीकरणीय से ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरा गैर नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में ये सब चीजें आ जाती हैं। तो हमसे प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे फिर से नोट करिएगा, भारत का सबसे ज्यादा जो ऊर्जा नवी रिन्यूएबल एनर्जी में किससे प्राप्त होती है? तो आप हमारे साथ डाटा लिखते चलिएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो भारत प्राप्त करता है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। और कैसे प्रश्न पूछेगा? टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत करती है? 47.06%। 47.06% ऊर्जा जो प्राप्त होता है रिन्यूएबल एनर्जी का वो अकेले किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। उसके बाद से जल विद्युत ऊर्जा की अगर बात किया जाए, किसकी? जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो जल विद्युत ऊर्जा भारत जो होता है अपनी टोटल नवीकरणीय ऊर्जा का 20.35%, 20.35% किससे प्राप्त करता है? जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त करता है। तीसरा अगर बात किया जाए तो भारत अपनी टोटल ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा से कितना प्राप्त करता है? परमाणु 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 ऊर्जा से अगर न्यूक्लियर एनर्जी से 3.3% ऊर्जा प्राप्त करता है। रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल अगर हम इसको मान लेते हैं कि टोटल 100% है, तो इस टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का अकेले सौर ऊर्जा से कितना प्राप्त करता है? 47.06%। जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त करता है 20.3%। परमाणु ऊर्जा से 3.3%। पवन ऊर्जा से, ठीक है, पवन ऊर्जा की अगर हम लोग बात करते हैं किसके? पवन ऊर्जा से, तो पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है भारत 21.78%। कितना? 21.78%। और अगर बात किया जाए, ये हो गया जल विद्युत ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। तो अब हमसे कभी-कभी पूछता है, क्या पूछेगा? क्रम लगाने के लिए पूछेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा किससे प्राप्त करेगा? सौर ऊर्जा से, फिर किससे? पवन ऊर्जा से, फिर किससे? जल विद्युत ऊर्जा से। तो ये क्रम पूछेगा, तो क्रम में आप याद रख लेंगे क्या? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बाद आप बताएंगे पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा के बाद आप बताएंगे क्या? जल विद्युत ऊर्जा, जल। ये तीन क्रम पूछा जाता है। अक्सर ये प्रश्न कहां पर पूछे जाते हैं? पीसीएस के पेपर में और आरओ के पेपर में पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। हो सकता है आपको यहां से प्रश्न पूछे, इसलिए मैं इसको आपको बता दी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ये सब समझ गए आप? समझते चलिएगा भाई साहब, और कुछ आए या ना आए लेकिन समझ में आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये बात याद रख गया ना, इस बात को याद रखिएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर बात किया जाए तो पुनः प्रयोग में लाए जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्रों में किए जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्यों का प्रोत्साहन देना। ये सारी चीजें हैं, इसको आप लोग पढ़ते रहेगा, पीपीटी आपको मिल जाएगी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9532 72 73 भाई साहब इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको जो इस पे टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आपको भेज दूंगा लिंक, आप उस पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहां पे आपको पीपीटी सब मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर पीपीटी, तो मैं बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप करिएगा, मैं भेज दूंगा। चलिए आगे चल, ये सब पढ़ते रहिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, समेकित ऊर्जा नीति। भाई साहब ये क्या हो, समेकित ऊर्जा नीति? तो जैसे भारत में लगातार क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ में ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी, बिजली की खपत बढ़ेगी। तो भारत सरकार के द्वारा इस बात पे चिंता जाहिर किया गया कि भाई साहब जनसंख्या तो बढ़ रही है, हमें विद्युत को ज्यादा उत्पन्न करना है। जब विद्युत को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाए, एक नीति बनाई गई, समेकित ऊर्जा नीति, कि कहां से कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सके, जनरेट कर सके। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के समेकित ऊर्जा नीति को 26 दिसंबर 2008 पॉइंट टू बी नोटेड को मंजूरी प्रदान किया गया। तो समेकित ऊर्जा नीति कब आई थी, 26 दिसंबर 2008। समेकित ऊर्जा जो नीति आई थी, इसका उद्देश्य क्या था, आगामी 25 वर्षों में 9% की विकास दर के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध की योजना बनाना और नए स्रोतों की तलाश करना। मतलब जनसंख्या तो हमारी बढ़ रही है, तो हमारी जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी तरीके से हमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो और नए नए और क्या माध्यम हो सकते हैं ऊर्जा पैदा करने के, तो इसी के लिए ये नीति बनाई गई थी। चलिए इसको आप पढ़ते रहिए। समेकित ऊर्जा उपलब्धता की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि वर्तमान में पेट्रोलियम, गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा, अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग नीतियां बनाते हैं। इस कारण ऊर्जा संसाधन के संपूर्ण दोहन में आने वाली समस्या को देखते हुए 2006 में योजना आयोग के सदस्य, नाम उनका क्या, किरीट पारिक, की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर उसे एक समेकित ऊर्जा बनाने का कार्य सौंपा गया था। तो किरीट जो है, किरीट पारिक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, ये भी याद रखेंगे। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना है और दूसरा पॉइंट, ये दोनों याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। कब नीति आई थी और किसके अध्यक्षता में ये नीति बनाने की बात। इस नई ऊर्जा नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो प्रमुख उद्देश्य में मैं आपको बता दिया कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, तो ऊर्जा की मांग को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाए और नए नए स्रोत खोजे जाए ऊर्जा उत्पादन के लिए, यही इसका काम था। इसको आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब अगर बात किया जाए परमाणु ऊर्जा की, बात किया जाए तो परमाणु ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो देखिए परमाणु ऊर्जा में दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी की, अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी की हम लोग बात करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, परमाणु ऊर्जा क्या होती है, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु ऊर्जा में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, और दूसरा होता है हमारा नाभिकीय संलयन, संलयन। इन्हीं दोनों प्रोसेस के द्वारा हमें न्यूक्लियर एनर्जी या परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी जो एलिमेंट होता है वो दो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट में टूटता है। और संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक जुड़कर, दो हल्के नाभिक इसमें जुड़कर, दो हल्के नाभिक इसमें जुड़कर ऊर्जा बनाते हैं। तो संलयन में जैसे 1H2 प्लस 1H2 गिवन आउट 2He4, 2He4 प्लस अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मतलब कि दो हल्के हल्के नाभिक जुड़कर जब ऊर्जा की प्राप्ति होता है उसको बोलते हैं संलयन। जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यही नाभिक का संलयन, ठीक है। और विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक दो हल्के छोटे छोटे नाभिक में टूटता है। जैसे 92 यूरेनियम, 92 यूरेनियम, 92 यूरेनियम 235
ये क्या करेगा, 2 हल्के-हल्के क्रिप्टॉन में और एक और होता है, इन दोनों में टूटता है, तो उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। पहली बात क्लियर हो गया, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं इसके पीछे, अभी लिखा हुआ बता रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, भाई परमाणु ऊर्जा, ये कैसा एक तरीके से क्लीन एनर्जी है। ये क्या है, एक क्लीन एनर्जी है, इससे क्या होता है, हमारा वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है। दूसरा दूसरा क्या है, अगर परमाणु ऊर्जा जो होता है, हमारा परमाणु ऊर्जा जो होता है, इससे जो प्राप्ति होती है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित नहीं होता है। तो भारत सरकार या जितने भी डेवलप कंट्री है, वो सब अपनी ऊर्जा का मैक्सिमम अमाउंट जो होता है, इसी परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। भारत अपनी टोटल, मतलब भारत अगर बात किया जाए, तो टोटल ऊर्जा जितना अपना बनाता है, 5 472 गीगावाट जो अपनी ऊर्जा बना रहा है, उसका एक डेढ़ से 2%, डेढ़ से 1.5 से 2% जो ऊर्जा है, अभी 2% भी नहीं हुआ, 2% से कम ही है, ये अपनी ऊर्जा का प्राप्त करता है न्यूक्लियर एनर्जी से। वर्तमान समय की अगर बात किया जाए, तो भारत टोटल 80-87 मेगावाट, मतलब मेगावाट, इतना ऊर्जा, अभी इतना मेगावाट, मेगावाट की मैं बात कर रहा हूँ, मेगावाट मतलब 8087 मेगावाट ऊर्जा अभी तक भारत किससे प्राप्त करता है, इसी न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करता है। लेकिन अब क्या है, भारत चाहता है, इंडिया चाहता है कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, मतलब ये जो ऊर्जा मिल रही है, ज्यादातर ऊर्जा हमें किससे मिले, इसी न्यूक्लियर एनर्जी से, इस न्यूक्लियर एनर्जी से। तो उसके लिए भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है, वर्ष 2047 तक भारत का टारगेट है कि 100 गीगावाट ऊर्जा हम किससे प्राप्त करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करेंगे। चलिए, ये मैं आपको एक बता दिया परमाणु ऊर्जा के बारे में क्या है। अब हम लोग थोड़ा और पढ़ें। तो परमाणु ऊर्जा परमाणु अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है, मतलब परमाणु किसके अभिक्रिया के दौरान, परमाणु ऊर्जा जो होता है, परमाणु अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। विशेष रूप से परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन जैसी अभिक्रियाओं के माध्यम से इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। विखंडन और संलयन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखिए, इसमें जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है, टू द पॉइंट बताई जा रही है, और टोटल आपको एग्जाम में मिलेगी। फरवरी 2026 तक भारत के कुल 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से, भारत में वर्तमान समय में अगर बात किया जाए, तो टोटल 8 परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं। जिसमें कितने, जिसमें कुल 25 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। टोटल प्लांट कितने हैं, 8, रिएक्टर कितने हैं, 25, जिससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 8780। यही तो मैं लिखा हूं। अच्छा, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, उल्टा मैं लिख दिया, 8780 मेगावाट, मेगावाट इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। बिजली वित्तीय वर्ष 2023 में परमाणु ऊर्जा में भारत बिजली में, ये टोटल नवीकरणीय ऊर्जा का है, टोटल नवीकरणीय ऊर्जा का है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए विस्तारित योजना। भारत का लक्ष्य अपनी परमाणु क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, जिसे 2032 तक कितना लेके जाना है, 20 गीगावाट तक। 2032 तक भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का कितना लेके जाना चाहता है, 20 गीगावाट तक लेके जाना चाहता है। और 2047 तक 100 गीगावाट बिजली जो ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता है, वो किससे करता है, किससे करना चाहता है, परमाणु ऊर्जा से या न्यूक्लियर प्लांट से करना चाहता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से करना चाहता है। वर्तमान समय में भारत जो उत्पन्न करता है, 8780 मेगावाट प्राप्त करता है। मतलब जो अगर दो चीजें याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत अपनी टोटल नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है, तो आप बताएंगे कि 3.1%। और भारत अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है, तो आप बताएंगे कि 1.7% के समथिंग में प्राप्त करता है। तो दोनों में अंतर समझ के चलिएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अगर बात किया जाए परमाणु ऊर्जा जो होता है हमारा, परमाणु ऊर्जा का लाभ क्या है, तो परमाणु ऊर्जा का लाभ ये है कि ग्रीन हाउस गैसों का इसमें उत्सर्जन, जब ग्रीन हाउस गैस, यहाँ लिखा हुआ ना क्रम, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा। जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगी। दूसरा,
उच्च ऊर्जा घनत्व, जो हमारा परमाणु ऊर्जा होता है उसका एक प्रमुख क्या है, उच्च ऊर्जा घनत्व है, ठीक है। उच्च ऊर्जा घनत्व है, 2 हो गए। उसके बाद से निम्न भूमि पद चिन्ह, मतलब कुल मिला-जुला के इसको पढ़ते रहिएगा आप, लेकिन बस ये जानिए कि इससे क्या है, इससे हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित नहीं होता है। ऊर्जा सुरक्षा मतलब ऊर्जा सुरक्षा मतलब हमें ज्यादातर अपनी ऊर्जा के लिए पेट्रोल, डीजल और कोयला पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पेट्रोल, डीजल और कोयला से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वो हम लोग दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए। बेस लोड ऊर्जा स्रोत, इसको भी पढ़ते रहिएगा, इसमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन बस क्या है इसका परमाणु ऊर्जा का लाभ क्या हमने आपको बता दिया, पीपीटी मिलेगी, पढ़ते रहिए। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको 4 फैक्ट मिलने वाले हैं, 4 फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। वर्ष 1948 होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि भारत में वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया और किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न याद हुआ, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी इसका गठन कब किया गया था, वर्ष 1948 में होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। इसके 6 साल के बाद, इसके 6 साल के बाद 48 में हुआ, 54 में क्या हुआ कि 54 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना किया गया। वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना किया गया, जिसका क्या नाम था, बार्क। तो बार्क की स्थापना कब किया गया, 1954 में, या यूं कहें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना वर्ष 1954 में किया गया। फिर आगे भारत अपनी परमाणु ऊर्जा में बढ़ाते चला जा रहा है। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया, बार्क की स्थापना 1954 में किया। उसके बाद से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में चालू किया गया। मतलब भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब लगाया गया, वर्ष 1969 में। और इस प्रश्न को कम से कम अब तक 70 से 80 बार पूछा जा चुका होगा, ठीक है। और चौथा, वो अब ये चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, भारत वर्ष 1974 और 1998 में क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में कि जो किया था वो क्या बोलते हैं, स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम से किया था। और 1908 क्या बोलते हैं इसमें किया था कब, 18 मई, 18 मई 1974 को किया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया था ये 11 और 13 मई 1998 में। किस क्या ऑपरेशन था, ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। तो दोनों चीजें हो गया। तो आपको समझ में आया परमाणु ऊर्जा की। अगर हम लोग विकास की यात्रा भारत की करें तो वर्ष 1948, वर्ष 1948, वर्ष 1954, वर्ष 1969 और वर्ष 1974 और वर्ष 1998, ये 4 याद रखना है आपको। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया, 1954 में बार्क की स्थापना किया गया, प्रथम परमाणु रिएक्टर जो तारापुर में लगाया गया 1969 में, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण। डेट याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप सुन रहे होंगे आज 2 दिन से, मतलब आज की क्लास जब चल रही है तो आप देख रहे होंगे कि भारत को बोला जा रहा है कि भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल किया है और उसका नाम था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जो था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका प्रोटोटाइप परीक्षण किया है। क्या किया है, इसका प्रोटोटाइप परीक्षण किया है। ये अभी के आज 4-5 दिन से आप ये शॉर्ट वीडियो जब चलता होगा स्क्रॉल करते होंगे तो ज्यादातर इसको देखते हैं। तो अब सुनिए क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाया गया था, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो चलाया गया था वो 3 चरण में चलाया गया। 3 चरण में चलाने की बात किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को 3 चरण में चलाने की बात किया गया था। और इसके जो जनक थे वो भी कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो थे, इन्हीं के द्वारा इस चीज को बताने की बात किया गया कि भारत अपना क्या करेगा, 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। पहला जो ये करेगा, पहला ये जो प्रोग्राम करेगा, पहला मतलब इसमें स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा,
प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर बनाया जाएगा। पहला क्या बनाया जाएगा? प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर बनाया जाएगा। दूसरा में प्रोग्राम में क्या बनाया जाएगा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया जाएगा। और तीसरे में क्या बनाया जाएगा? थोरियम आधारित रिएक्टर बनाया जाएगा। तो ये 3 चरण में बात किया गया था कि भारत जो पावर प्लांट बनाएगा, पावर प्लांट बनाने के पीछे का 3 स्टेप में चलेगा। कौन-कौन से स्टेप में चलेगा? तो पहला जो उसका स्टेप होगा, वो स्टेप होगा प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और तीसरा थोरियम आधारित रिएक्टर। ये चरण सा चलेगा। तो भारत इसको तो इस पर काम हो चुका है। अभी भारत ने इसका परीक्षण करके इसको भी कर लिया। अभी हम इस पे बाकी हैं। अब एक-एक पढ़ते हैं क्या होता है। तो जो हमारा प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर होता है, इसमें जो ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, इस रिएक्टर में इस प्रकार के रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम लोग 92 यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। 92 यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में लेते हैं और इसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करके हम लोग विद्युत बनाते हैं। ठीक है? विद्युत बनाते हैं। और उसके साथ-साथ में हम लोग यूज़ करते हैं प्लूटोनियम का और इसके साथ-साथ में 92 यूरेनियम 235 के साथ हम लोग प्लूटोनियम Pu 239 का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों का क्या करते हैं? इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं? प्लूटोनियम 239 को करते हैं। देखिए पढ़िए लिखा हुआ है। इस चरण में प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 समस्थानिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन की प्रक्रिया से गुजरता है और यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 उत्पन्न करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है। अब इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है प्लूटोनियम 239। इससे क्या निकलता है? प्लूटोनियम 239 और इसी प्लूटोनियम 239 का उपयोग हम लोग दूसरे वाले चरण में ईंधन के रूप में करेंगे। तो ईंधन के रूप में इसमें किसमें? प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाएगा। किसमें? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। और अच्छा, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऐसा होता है कि अगर हम लोग इसको ईंधन में क्या यूज़ करते हैं? प्लूटोनियम 239 का यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में। और ये क्या करेगा? ये भाई साहब ऐसा रिएक्टर होता है कि जितना अमाउंट में इसको जलाएँगे, उतना ही अमाउंट में फिर से ये पैदा होता जाएगा। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरे चरण में पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम 239 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ये रिएक्टर जितना ईंधन खपत करते हैं उससे ज्यादा उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न की गई सामग्री प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिश्रण ईंधन में अगले के रूप में फिर से हम लोग क्या करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। तो दूसरा चरण में क्या यूज होता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और तीसरे चरण में क्या होता है? थोरियम आधारित रिएक्टर। भारत में थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट नामक अयस्क होता है, उसी से थोरियम निकाला जाता है। और केरल के जो समुद्री तट होता है वहां पर मोनोजाइट बहुत ज्यादा पाया जाता है बालू और उसी से निकाला जाता है क्या? थोरियम। तो इसमें क्या किया जाएगा? थोरियम 232 को रिएक्टर के रूप में यूज किया जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस है। पहला क्या? प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और तीसरा थोरियम आधारित रिएक्टर। भारत अपनी परमाणु ऊर्जा जो है उसका प्रयोग इसी क्रम में करता हुआ आगे बढ़े। ठीक है? चलिए, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए परमाणु ऊर्जा भाई हर तरीके से एडवांटेज ही नहीं है, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। कैसा? कि भाई जब हम परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उससे क्या है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। परमाणु दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जैसे 1986 में चेरनोबिल आपदा हुआ, 2011 में फुकुशिमा में जो हुआ, फुकुशिमा कहाँ पर? जापान में, चेरनोबिल कहाँ पर? यूक्रेन में। ठीक है? तो यूक्रेन में जो हुआ था 1986 में और 2011 में फुकुशिमा में घटना हुआ। परमाणु प्रसार जोखिम में सीमित ईंधन उपलब्धता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करना, ठीक है? महंगी प्रक्रिया होती है ये। तो ये सब चीजें होती हैं। अब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपाय की बात कर रहा है। तो इसके उपाय में जो है इसको आप पढ़ते रहिएगा, आपको मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसको बताना चाहता हूँ इसमें। आपको पीपीटी मिलेगी, आप सब पढ़ते रहिए। ठीक है? ना ये हमने बात किया, अभी तक हमने जो परमाणु ऊर्जा की बात किया था वो था नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन में 2 हल्के परमाणु नाभिक को मिलकर एक भारी नाभिक बनाने में क्या होता है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे हमने बताया ना 1H2 प्लस 1H2 गिवन आउट 2He4 प्लस अपार ऊर्जा।
सूर्य की ऊर्जा जो होती है, सूर्य में जो ऊर्जा होती है, वो किसके कारण से होती है? इसी नाभिकीय संलयन के कारण से होती है। तो उसमें हल हाइड्रोजन के 2 नाभिक जो जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं हीलियम का, और जिससे ऊर्जा की उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या है? नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक टूट के 2 अलग-अलग नाभिकों में जाता है। नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक जुड़कर एक नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है? इससे भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते रहिए। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लिखी हुई है, तो अब यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में ये सारी चीजें हैं, इसको पढ़ते रहिएगा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से सूर्य और अन्य तारे जो है ऊर्जा की प्राप्ति इन्हीं नाभिकीय संलयन के कारण से ही होता है। ठीक है? नाभिकीय संलयन का द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से योग से अधिक होता है। ये सारी चीजें, इसको आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है? नाभिकीय संलयन ऊर्जा का लाभ और इससे चुनौतियां क्या-क्या है, ये सब आप लोग इनको पढ़ते रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात। ये मैं वैसे बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आ गया। भारत का परमाणु ऊर्जा मिशन। परमाणु ऊर्जा मिशन में क्या है? हमने आपको बताया कि वर्ष 2047 तक परमाणु क्षमता को कितना 100 गीगावाट तक लेके जाने की बात किया गया है। और किस तकनीकी से? लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के द्वारा, एमएमआर से, मीडियम मॉड्यूलर रिएक्टर के माध्यम से तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना है, एमएमआर। ठीक है? मीडियम मॉड्यूलर रिएक्टर के द्वारा 2047 तक भारत अपनी परमाणु ऊर्जा को कहां तक लेके जाएगा? 100 गीगावाट तक लेके जाएगा। अभी अगर बात किया जाए तो भारत की ऊर्जा सतत विकास, जलवायु प्रतिबद्धताओं की खोज में परमाणु ऊर्जा एक प्रमुख घटक के रूप में उभरी है, बढ़ती। ये सारी चीजें, इसको आप पढ़ते रहिएगा। चलिए, अब देखिए, अब जो भारत परमाणु ऊर्जा मिशन है, उसका भारत के जो अभी मतलब कुछ दिन पहले जो परमाणु ऊर्जा मिशन आया था, उसमें क्या है? पहला तो ये है कि 2047 तक परमाणु ऊर्जा कितना लेके जाना है? 100 गीगावाट तक लेके जाना है। 2026 में अगर बात किया जाए तो 2026 में वर्तमान एट टिल डेट की अगर बात किया जाए तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कितनी होती है? 8780 मेगावाट, 8780 मेगावाट। ठीक है? अच्छा, 2000 2000 अगर बात किया जाए 2031-32 तक, 2032 तक बात किया जाए तो भारत चाहता है कि 22 गीगावाट तक हम बनाएं परमाणु ऊर्जा। और 2047 तक कितना? 2047 तक चाहता है भारत कि 100 गीगावाट तक बनाए। ठीक है? और अभी कितना बना रहा है? अभी 8 गीगावाट तक बना रहा है। अभी कितना बना रहा है प्रेजेंट टाइम में? 8 गीगावाट तक बना रहा है। ठीक है? ये समझ के चलिएगा। ठीक? चलिए, तो अब अगर बात किया जाए परमाणु, अच्छा हाँ, एक देखिए आया तो जो था परमाणु ऊर्जा अधिनियम आया था वर्ष 1962 में, और इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया था। और संशोधन किस लिए किया गया था? इसका उद्देश्य था रिएक्टर निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को अनुमति देने के लिए क्या किया गया था? इसमें संशोधन किया गया था। इस बात को याद रखिए। मतलब कि एक तरह का जो रिएक्टर है, रिएक्टर का निर्माण केवल सरकार ना करे, जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी आके करे। ठीक है? ताकि कंपटीशन बढ़े, कॉस्ट लो हो, ये कारण है। चलिए, तो 2030 तक, अच्छा, जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्ध भाई, जलवायु भारत क्या चाहता है? भारत ने जो अभी कुछ दिन पहले मतलब 2000 क्या बोलते हैं, सीओपी 26 हुआ था 2023। 2023 में मोदी जी गए थे ग्लासगो, और वहां पर सीओपी 26 जो हुआ था, सीओपी 26 में अपना भाषण दिया था। और उसमें से उन्होंने बोला था कि पंचामृत बताया था। पंचामृत में एक अमृत क्या था? एक अमृत ये था कि भारत 2030 तक अपनी जितनी उसकी ऊर्जा मतलब कि टोटल ऊर्जा में मतलब 500 गीगावाट क्या करेगा? 2030 तक 500 गीगावाट क्या करेगा? नॉन फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा प्राप्त करेगा, गैर जीवाश्म ईंधन से। गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हो गया? पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सबको नहीं, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इनसे कितना ऊर्जा पैदा करेगा? 500 गीगावाट करेगा। ठीक है? और दूसरा ये भी बताया था कि 2030 तक प्रतिशत ऊर्जा की आवश्यकता में नवीकरणीय ऊर्जा से, मतलब कि जितना टोटल एनर्जी भारत जितना टोटल एनर्जी है, जितना उत्पादन करता है, उसका अकेले 50% क्या करेगा? नॉन फॉसिल फ्यूल से करेगा। मतलब पेट्रोल डीजल को नहीं, नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा करेगा विद्युत। ये दो चीजें आपको याद रखना है। ठीक है? ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं।
विशेषता परमाणु पर पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की तुलना में भौतिक रूप से छोटे ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उन्हीं की बात ज्यादातर भारत करता भी है, एमएमआर तकनीकी की बात करता है। अब ये क्या है, इसको आप पढ़ते रहिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट है अब हम लोग वो करते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, NGHM, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अच्छा, क्या होता है हाइड्रोजन जो है हमारा, ये हाइड्रोजन जो है इसका उपयोग किसमें किया जा सकता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। मतलब इससे ईंधन के इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। अब लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिख दिया क्या है, हरित हाइड्रोजन नाम डाल दिया है। मतलब भाई जैसे पानी है, H2O है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे। तो हाइड्रोजन को अलग करने के लिए इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस ऊर्जा में हम क्या करेंगे, इस ऊर्जा को मतलब कि जैसे पानी है, इस पानी से हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊर्जा हम लोग पेट्रोल, डीजल, कोयला को जला के नहीं प्राप्त करेंगे। इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी उसको हम लोग सौर ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, पवन ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, और मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से हम इसको ऊर्जा दे के हाइड्रोजन निकालेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है हरित हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इसको भारत सरकार के द्वारा 2023 में इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र सरकार ने देश के सभी क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और अपनाने की सुविधा के लिए 2023 में क्या किया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किया है। तो ये बात क्लियर हुआ कि क्यों हमें हाइड्रोजन क्या होता है और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, हमने आपको बता दिया। तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। इस हाइड्रोजन मिशन का उत्पादन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता, ताकि जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सके। जो हमने यहाँ पे आपको समझाया ना कि पानी है, पानी से हमें हाइड्रोजन निकाल के हमें क्या करना है, ईंधन के रूप में यूज करना है इस हाइड्रोजन का। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए, हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस ऊर्जा, जो यहाँ पे ऊर्जा लगेगी इसको निकाल हटा अलग करने के लिए, तो हम लोग पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबको जला के ऊर्जा नहीं प्राप्त करेंगे, ऐसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। इसीलिए उसको बोला जाता है हरित हाइड्रोजन। समझ में आई बात? चलिए, तो अब क्या करेगा, भारत ने कुछ टारगेट सेट किया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च जब किया था, तो भारत ने क्या टारगेट सेट किया है, भारत बोला है कि वर्ष 2030 तक भारत 150 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, मतलब भारत क्या करेगा, भारत 150 125 गीगावाट तक जो ऊर्जा प्राप्त करेगा, वो किससे प्राप्त करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन से प्राप्त करेगा। और प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित क्या करेगा, 5 प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको 3 निशान लगा के याद कर लीजिए। इसका उद्देश्य, मतलब अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक क्या बोलते हैं, निवेश प्राप्त करना, 8 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त करना उद्योग। और जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कमी आएगी, और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 50 मीट्रिक टन की कमी आएगी। इससे अगर ये अचीव कर लेता है भारत, भाई ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो। और दूसरा, जो हम पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं, बाहर से जो खरीद रहे हैं पेट्रोल और डीजल, तो भाई भारत का ही तो पैसा लग रहा है। तो उस कॉस्ट को कम किया जा सके, कितना कम किया जा सके, 1 लाख करोड़ रुपए का। और गैस, जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, उसमें कितने का कमी किया जाए, 50 मीट्रिक टन का उत्सर्जन में कमी आएगी उससे, अगर ये पूरा हो जाता है। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर है ग्रीन हाइड्रोजन, इसके लिए प्रोग्राम कई चलाए गए। एक चलाया गया ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम चलाया गया है, एक ग्रीन हाइड्रोजन हब चलाया गया है, और ये इस तरीके से सारी चीजें, इसको आप पढ़ते रहिएगा, करते रहिए। ठीक है, अब उसके बाद से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लाभ क्या होगा, अर्थव्यवस्था का डिकार्बोनाइजेशन होगा। मतलब हाइड्रोजन एक उत्सर्जन
मुक्त ईंधन होगा। भाई हाइड्रोजन से तो कोई निकल, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला को जलाते हैं तो धुआं निकलता है ना, तो इससे धुआं नहीं निकलेगा। तो वही लिखा हुआ है कि हरित हाइड्रोजन एक उत्सर्जन मुक्त ईंधन है जो परिवहन, विनिर्माण और विद्युत उत्पादन जैसे उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वच्छ करता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत में एक नया स्वच्छ ऊर्जा उद्योग बनाने की क्षमता है, जिससे रोजगार सृजन होगा। ऊर्जा सुरक्षा, मतलब हम ऊर्जा सुरक्षा, जैसे पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा कम मंगवाना पड़ेगा, तो हम एनर्जी सिक्योरिटी हमारे पास आएगी। विदेशी निवेश, विदेशी निवेश को आकर्षित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें, यहाँ पर प्लांट डालें और हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करें। इसके लिए चुनौतियां कुछ कुछ हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को हम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चुनौतियां हैं? एक तो उसकी लागत अधिक है, भारत में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मांग की कमी है, स्केल अप, उसके बाद जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकृत और नीति और बीएमएन है। इसको आप पीपीटी में पढ़ते रहिएगा, ये सब सिंपल चीजें हैं। उपाय क्या है इसके बारे में दिया गया है, कुल मिला जुला के आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बता दिया गया है। अब आते हैं हम लोग फ्लैक्स ईंधन वाहन पर आते हैं। ठीक है, फ्लेक्स ईंधन वाहन। तो फ्लेक्स ईंधन वाहन क्या है भाई? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो FFVS है, क्या है? ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन है जो विभिन्न प्रकार के ईंधन पर चलने वाले हैं। जैसे भाई फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, हम लोग क्या करते, जैसे कि पेट्रोल डीजल में अब क्या किया जा रहा है, बायोफ्यूल मिलाया जा रहा है, एथेनॉल मेथेनॉल मिलाया जा रहा है। जैसे अब भारत में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में, ठीक है, पेट्रोल डीजल में मिलाया जा रहा है। तो इससे क्या मिलाया जा रहा है? एथेनॉल मिलाया जा रहा है ना, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो इससे जो इसके मतलब एथेनॉल की तरह से ही एक, मतलब तब इसका इंजन भी उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो ऐसे गाड़ी जो किस पे चले, फ्लेक्स फ्यूल पर चले। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब इसमें फ्यूल, फ्यूल है, फ्यूल में क्या कर दिया, फ्लेक्स, फ्यूल के आगे क्या लिख दिया, फ्लेक्स। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है कि उसमें ब्लेंडिंग किया जा रहा है, मतलब एथेनॉल मेथेनॉल बायोफ्यूल उसमें डाला जा रहा है, तो उसको बोला जाता है फ्लेक्स फ्यूल। और जो ऐसे चलती है तो उसको, ऐसी गाड़ियां जिसमें फ्लेक्स फ्यूल का उपयोग किया जा रहा है उसको व्हीकल, तो उसको पूरे को बोला जाता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बोला जाता है। समझ गए? चलिए अब देखिए, फ्लेक्स फ्यूल ईंधन जो हम लोग अपने पेट्रोल और डीजल में हम लोग जो मेथेनॉल, एथेनॉल, बायोफ्यूल डाल रहे हैं, तो उसका मतलब उसका क्या बोलते हैं, एडवांटेज क्या है? तो उसका एडवांटेज क्या है? एक तरीके से उत्सर्जन में कमी आएगी। पेट्रोल और डीजल अकेले जलता है तो उससे ज्यादा उत्सर्जन होता है, मतलब उससे ज्यादा गैस बाहर, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। जो निकलता है धुआं, ज्यादा धुआं निकलता है, जब धुआं ज्यादा निकलेगा तो हमारा इन्वायरमेंट ज्यादा प्रदूषित होगा, तो उत्सर्जन में कमी कर दे रहा है। किफायती है, मतलब भाई इथेनॉल, मेथेनॉल, ये सब जो है पेट्रोल और डीजल से सस्ता है। जब सस्ता है तो उसमें हम 20% मिला दे रहे हैं, तो एक तरीके से क्या हुआ, फ्यूल सस्ता हो रहा है हमारा। घरेलू उत्पादन, इथेनॉल का उत्पादन घरेलू स्तर पे किया जा रहा है, तो उससे किसानों को भी, मतलब गन्ने से इथेनॉल तैयार किया जा रहा है, गेहूं से इथेनॉल तैयार किया जा रहा है, बायोफ्यूल तैयार किया जा रहा है। तो ये क्या है, घरेलू उत्पाद है ये। बाजार की मांग, भाई बड़ी बड़ी जितना भी पेट्रोल डीजल का रिफाइन करने वाली कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं, फ्लैक्स को यूज कर रही हैं, मतलब लेती हैं अपने पेट्रोल में डीजल में डालने के लिए, तो बाजार की मांग बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, मतलब अपने पेट्रोल और डीजल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो भारत में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अगुवाई में एक पहल है। वर्ष 2003 में शुरू किया गया था, इसका लक्ष्य था पेट्रोल में इथेनॉल का कितना, 5% का मिश्रण। 2003 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था और उसमें बोला गया था कि पेट्रोल में इथेनॉल 5% मिलाया जाएगा, लेकिन भारत ने क्या किया, 2025 तक 20% मिलाने की बात किया था। तो यह कार्यक्रम सफल रहा और लक्ष्य को संशोधित कर 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रण निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें इसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव। अब आता है लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं। तो आज के जितना भी हमारे पास लैपटॉप और वो होते हैं,
उसमें लिथियम इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चल रहे हैं, उसमें क्या लगाया जा रहा है? लिथियम बैटरी लगाया जा रहा है और लिथियम बैटरी लगाया जा रहा है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो भारत का लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में तेजी विकास कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल वाहन के बढ़ते चलन, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और सहायक सरकारी नीतियों के कारण से संभव हो पाया। 2024 में इस बाजार का मूल्य कितना था? 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात किया जा रहा है। इतना इसका टोटल चला था। इसकी वैल्यू 2024 में थी पूरे विश्व में और 2033 तक ये 22% की वृद्धि करेगा और बढ़ के कितना हो जाएगा? 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा इसका व्यापार लिथियम आयन बैटरी का। ठीक है? यह लिथियम आयन बैटरी की में क्या स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल वाहन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में उपयोग की जाती है। कौन सी? लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। यह एक नरम चांदी जैसी धातु जिसका घनत्व सभी धातुओं में कम होता है और यह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। लिथियम लिथियम भारत भारत क्या है? भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार उपलब्ध है। लिथियम भंडार उपलब्ध है। सबसे ज्यादा लिथियम किसके पास है? बोलीविया के पास। उसके बाद से किसके पास है? चिली के पास। उसके बाद से किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। उसके बाद से चीन के पास। उसके बाद अर्जेंटीना के पास। उसके बाद भारत के पास। तो बोलीविया नंबर 1 पर है, इसको याद रखे। ठीक है? दूसरे नंबर पर चिली है, सेकंड प्लेस पर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लिथियम आयन बैटरी को यूज में क्यों लाया जाता है? तो उसकी क्या क्वालिटी होती है? एक तो ऊर्जा घनत्व उच्च होता है, दूसरा इसका लंबा टाइम पीरियड होता है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, हल्का वजन होता है, इस कारण से लिथियम आयन बैटरी उपयोग में लाई जाती है। ठीक है? तो ये सारी चीजें इसको आप करते रहिए। लिथियम आयन बैटरियों के दुष्प्रयोग में क्या-क्या है? इसको आप पढ़ते रहिएगा। पहला है सीमित ऊर्जा घनत्व, दूसरा उच्च लागत, तीसरा क्षरण और क्षति, चौथा पर्यावरणीय चिंता, पांचवा सुरक्षा जोखिम। ठीक है? ये सब इसके सब सारी चीजें। तो ये लिथियम आयन बैटरी का है। फिर से मैं एक क्वेश्चन इसको करते रहिएगा, इसमें से वही दो चार क्वेश्चन है, उसको आराम से आप कर लेंगे। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन भी साथियों को पीपीटी चाहिए, अब तक वो पीपीटी नहीं पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? 95 32 72 83 63 पर आप क्या करेंगे? मैसेज कर देंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके बाद मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा और उसके बाद से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप उसमें मैं पीपीटी डेली डालता हूँ। ठीक है?